नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी डिफेंस प्रोजेक्ट पर बात करने वाले हैं, घातक यूसीएवी। हमारे पास अवधेश राणा का लिखा एक काफी डिटेल्ड लेख है। टाइटल है घातक यूसीएवी, भारत का अदृश्य युद्ध हथियार। और ये लेख हमें इसे समझने में मदद करेगा। देखिए, आजकल लड़ाई का तरीका बिल्कुल बदल गया है। पहले जमीनी फौज, फिर हवाई जहाज, मिसाइलें, और अब ये ड्रोन, ये अनमैन्ड सिस्टम्स, ये नया मैदान बन रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश तो इसमें काफी आगे निकल गए हैं। हाँ, और भारत भी पीछे नहीं रहना चाहता। घातक शायद उसी कोशिश का नतीजा है ना? चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जी। ये सिर्फ एक रेगुलर ड्रोन जैसा नहीं है। इसकी खासियत है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ये दुश्मन के रडार से छिप सकता है। इसे भारत के फ्यूचर वॉरफेयर का गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये असल में है क्या, क्यों इतना जरूरी है, और हाँ, इसका असर क्या हो सकता है। तो पहला सवाल, ये घातक आखिर है क्या चीज? यूसीएवी तो है, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, बिना पायलट का लड़ाकू विमान। पर इसकी खास बात? हाँ, यूसीएवी तो है, पर घातक की सबसे बड़ी पहचान, जैसे आपने कहा, वो है इसकी स्टेल्थ। इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि रडार वगैरह इसे आसानी से पकड़ ना पाए। और इसकी शुरुआत की है डीआरडीओ ने। हाँ, डीआरडीओ। और उनकी जो खास लैब है एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, बेंगलुरु में, उन्होंने। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि पहले इसका नाम ऑरा था, AURA, ऑटोनमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट। रिसर्च एयरक्राफ्ट। तो पहले इरादा लड़ाई का नहीं था? शुरू में हाँ, मेन फोकस था टेक्नोलॉजी डेवलप करना। ऐसी तकनीकें बनाना और दिखाना जो आगे चलकर ऐसे ड्रोन्स में काम आए। ऑटोनमस फ्लाइट, स्टेल्थ के कुछ पहलू, ये सब। तो पहले ये एक तरह का टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, और अब इसे एक फुल फ्लेज्ड कॉम्बैट ड्रोन बना रहे हैं। बिल्कुल। ऑरा से घातक नाम का बदलना भी शायद यही दिखाता है। हाँ, नाम से इरादा साफ है। जी, ऑरा में रिसर्च वाली बात थी, घातक सीधा सीधा इसके कॉम्बैट रोल की तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, प्रोजेक्ट के स्केल और मकसद में एक बड़ा शिफ्ट है। अब इसे एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट प्लेटफॉर्म की तरह डेवलप कर रहे हैं, जो न सिर्फ नजर रखे बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सके। ये तो भारत की बढ़ती एम्बिशन दिखाता है डिफेंस टेक में, आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक कदम। बिल्कुल। अब आते हैं इसके डिजाइन पर। लेख में लिखा है कि ये फ्लाइंग विंग डिजाइन है, कुछ अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसा। ये डिजाइन ही क्यों चुना? स्टेल्थ में कैसे मदद करता है ये? हाँ, ये फ्लाइंग विंग डिजाइन स्टेल्थ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें क्या होता है, वो अलग से दिखने वाली पूंछ नहीं होती, वर्टिकल टेल जिसे कहते हैं। हाँ, वो नहीं होती है। और फ्यूजलाज, जो विमान की बॉडी होती है, वो भी पंख के साथ ऐसे मिली होती है कि पूरा विमान एक पंख जैसा ही लगता है। अच्छा। इसका फायदा ये है कि रडार तरंगों को सीधा वापस रडार स्टेशन की तरफ भेजने वाली सपाट सतह है, वो कम हो जाती हैं, और नुकीले कोने या जोड़ भी कम होते हैं जो रडार सिग्नल को बढ़ाते हैं। लेकिन ये कंट्रोल करना मुश्किल नहीं होता होगा? बिना पूंछ के स्टेबिलिटी कैसे मिलती है? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फ्लाइंग विंग डिजाइन जो है वो नेचुरली स्टेबल नहीं होती, अस्थिर होती है। अच्छा। और बहुत कॉम्प्लेक्स फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये अपने आप में एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती है। तो स्टेल्थ पाने के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। ADE और DRDO इसी पे काम कर रहे हैं। डिजाइन के अलावा लेख में रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल, रैम का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, स्टेल्थ सिर्फ शेप का खेल नहीं है, मटेरियल भी बहुत जरूरी है। रैम एक खास किस्म का पेंट या कोटिंग जैसा मटेरियल होता है जो विमान की बाहरी सतह पर लगाया जाता है। अच्छा। इसकी खूबी ये है कि ये दुश्मन के रेडार से आने वाली रेडियो तरंगों को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर उन्हें ऐसे बिखेर देता है कि वापस रेडार तक सिग्नल बहुत कम जाए। और वो एंगल सरफेस वाली बात? हाँ, वो भी है। विमान की सतहों को ऐसे कोणों पर बनाया जाता है कि अगर रेडार वेव टकराए भी तो वो वापस रेडार की तरफ न जाकर किसी और दिशा में चली जाए। गर्मी का क्या? इंजन तो गर्म हो गया ही, उसे कैसे छिपाते हैं? इंफ्रारेड सिग्नेचर? हाँ, वो भी स्टेल्थ का जरूरी हिस्सा है। लो ऑब्जर्वेबिलिटी कहते हैं उसे। इंजन जाहिर है बहुत गर्मी पैदा करते हैं, जिसे इंफ्रारेड सेंसर पकड़ सकते हैं। हाँ। तो घातक जैसे स्टेल्थ विमान में क्या करते हैं, इंजन का जो एग्जॉस्ट नोजल होता है उसे ऐसे डिजाइन करते हैं कि गर्म गैसें बाहर निकलने से पहले ठंडी हवा के साथ मिक्स हो जाए, तापमान कम हो जाता है।
ओके। और नोजल को अक्सर विमान के ऊपर की तरफ छपाते हैं ताकि नीचे से देखने वाले सेंसर्स को सीधा ना दिखें। तो ये सब मिलकर शेप, रैम, एंगल, सरफेस, कम हीट इसे छुपाने में मदद करते हैं। कमाल है। अब बात करते हैं इंजन की, जो इसे उड़ाएगा। लेख कहता है कि कावेरी इंजन का एक खास ड्राई वर्जन बन रहा है। ये ड्राई कावेरी क्या है? देखिए, कावेरी इंजन का किस्सा तो लंबा है। इसे असल में तेजस फाइटर के लिए बना रहे थे। हाँ, सुना है। उसमें कुछ दिक्कतें थी शायद। जी, पूरी तरह से सफल नहीं रहा तेजस के लिए। खासकर आफ्टर बर्नर मोड में जो थ्रस्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो ड्राई कावेरी उसी इंजन का एक नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जन है, मतलब आफ्टर बर्नर हटा दिया। अच्छा, तो आफ्टर बर्नर के बिना? हाँ, इससे इंजन हल्का होता है, सिंपल होता है और फ्यूल भी कम खाता है। अब यूसीएवी जैसे विमान को सुपरसोनिक रफ्तार की उतनी जरूरत नहीं होती। सही। इसे तो शायद लंबे समय तक उड़ना होता है। बिल्कुल, हाई एंड्योरेंस चाहिए और पेलोड ले जाना है, तो इसके लिए ये ड्राई थ्रस्ट, मतलब बिना आफ्टर बर्नर वाला थ्रस्ट ज्यादा काम का है। लेख के हिसाब से ये करीब 52 किलो न्यूटन का थ्रस्ट दे सकता है। 52 किलो न्यूटन? क्या ये काफी है घातक के लिए? माना जा रहा है कि ये घातक जैसे साइज के विमान के लिए पर्याप्त होगा। ये तो दिलचस्प है। मतलब जो इंजन फाइटर जेट के लिए ठीक नहीं बैठा, वो इस यूसीएवी के लिए काम आ सकता है। हाँ, ये टेक्नोलॉजी का अच्छा रीयूज है। हर प्लेटफॉर्म की ज़रूरतें अलग होती हैं, लेकिन हाँ, इस ड्राई कावेरी को भी अभी पूरी तरह डेवलप करके सर्टिफाई करना बाकी है। ये भी एक चैलेंज है। जरूर। अच्छा, इंजन हो गया, अब हथियार। ये कॉम्बैट व्हीकल है। लेख में इंटरनल वेपन्स बे लिखा है। इसका क्या मतलब है? इंटरनल वेपन्स बे का मतलब है कि हथियार बाहर पंखों के नीचे लटकाने के बजाय विमान के अंदर बने कंपार्टमेंट में रखे जाते हैं। अंदर? क्यों? स्टेल्थ के लिए। अगर हथियार बाहर लटकेंगे तो वो रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट करेंगे। विमान का रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब रडार पर दिखने वाला साइज, बढ़ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो स्टेल्थ का फायदा खत्म। बिल्कुल। हथियार अंदर रखने से बाहर की शेप एकदम स्मूथ रहती है, एरोडायनामिक, जो स्टेल्थ में मदद करता है। घातक में प्रिसिजन गाइडेड मिसाइलें, स्मार्ट बॉम्ब, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, ये सब ले जाने की क्षमता होगी। इसका मतलब ये सिर्फ जासूसी नहीं करेगा, बल्कि अंदर घुसकर बिना पता चले हमला भी कर सकेगा, दुश्मन के एयर डिफेंस पर या कमांड सेंटर्स पर। बिल्कुल, यही इसकी खासियत होगी। डीप स्ट्राइक मिशन, दुश्मन के इलाके में अंदर तक जाकर हमला करना, या फिर सैड मिशन, दुश्मन के एयर डिफेंस को दबाना या नष्ट करना। ये मिशन तो बहुत खतरनाक होते होंगे पायलट वाले जहाजों के लिए। बहुत ज्यादा। पायलट की जान का खतरा, पकड़े जाने का डर। घातक जैसे यूसीएवी इन मिशनों को ज्यादा सेफ तरीके से कर सकते हैं। ये वाकई युद्ध की रणनीति बदल सकता है। तो अगर हम समराइज करें, घातक की क्षमताएं हुई स्टेल्थ, अपने आप उड़ना मतलब ऑटोनोमस फ्लाइट, लंबे समय तक हवा में रहना, हाई एंड्योरेंस, सटीक हमला और साथ में जासूसी और निगरानी भी, आईएसआर जिसे कहते हैं। ये तो काफी मल्टी रोल लग रहा है। हाँ, इरादा तो यही है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कई काम कर सके। अब अगर दुनिया में देखें तो अमेरिका का X-47B था, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। चीन का JJ-11 शार्प स्वॉर्ड है, जो शायद ऑपरेशनल होने वाला है। रूस का भी कुछ है शायद, ओखोतनिक। हाँ, रूस का S-70 ओखोतनिक B, वो Su-57 फाइटर के साथ टीम बनाकर काम करने के लिए बन रहा है। यूरोप में भी FCS प्रोग्राम चल रहा है। ब्रिटेन का टेम्पेस्ट प्रोग्राम है। तो इन सब के बीच भारत का घातक कहाँ है? क्या मुकाबला कर पाएंगे या भी पीछे हैं? देखिए, सच कहूँ तो भारत ने शुरुआत थोड़ी देर से की है। अमेरिका, चीन हमसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनका अनुभव ज्यादा है, टेक्नोलॉजी मैच्योर है। रूस का ओखोतनिक भी काफी आगे लग रहा है। घातक अभी डेवलपमेंट में है। हमने हाल ही में SWFT उड़ाया है, स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट बेड। वो एक छोटा स्केल मॉडल है, टेक्नोलॉजी प्रूफ करने के लिए। हाँ, उसकी खबरें आई थी। जी, वो एक जरूरी कदम है, लेकिन फुल स्केल प्रोटोटाइप बनाना, उसे टेस्ट करना, ऑपरेशनल करना, इसमें अभी टाइम लगेगा। डिजाइन अच्छा है, क्षमताएं अच्छी बताई जा रही हैं, पोटेंशियल तो है वर्ल्ड क्लास बनने का, पर असली टेस्ट टाइम पर डिलीवर करने में है। तो भारत के लिए इसका ओवरऑल महत्व क्या है? लेख इसे गेम चेंजर क्यों कह रहा है? इसके कई स्ट्रेटेजिक फायदे हैं। पहला, वही डीप स्ट्राइक और सी-एड क्षमता। ये चीन और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ एक बढ़त देगा, उनके एयर डिफेंस को भेदने में। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, बॉर्डर पर लगातार निगरानी, बिना पायलट को खतरे में डाले। तीसरा, ये मानव रहित है,
तो ज़्यादा खतरनाक मिशन पर भेज सकते हैं। और चौथा, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा सिंबल है। अपना स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन बनाना बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चुनौतियां, लेख में जिक्र था स्टेल्थ तकनीक, इंजन, एवियोनिक्स, ये सब आसान तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। पहली तो खुद स्टेल्थ तकनीक, इसे बनाना और मेंटेन करना बहुत महंगा और मुश्किल है। वो रैम मटेरियल, उसकी सटीक मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन को सीक्रेट रखना। दूसरा, बुड्राही-टेवेरी इंजन का सफल होना। तीसरा, एवियोनिक्स, मतलब रडार, सेंसर, सिक्योर कम्युनिकेशन और सबसे अहम वो ऑटोनोमस फ्लाइट का सॉफ्टवेयर। एक यूसीएवी को सिर्फ उड़ना नहीं है, उसे फैसले भी लेने हैं। वो सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और साइबर सुरक्षा, हैकिंग का खतरा, वो एक बहुत बड़ा खतरा है और बढ़ता ही जा रहा है। ये सिस्टम जितने ज्यादा नेटवर्क से जुड़े और ऑटोनोमस होंगे, उतना ही खतरा रहेगा कि दुश्मन उनका कंट्रोल लिंक जैम कर दे या डेटा चुरा ले या हाईजैक कर ले। हाँ, या हाईजैक कर ले या जीपीएस सिग्नल को स्पूफ कर दे। तो बहुत मजबूत इंक्रिप्शन और साइबर सिक्योरिटी चाहिए होगी। ये सबके लिए चैलेंज है, सिर्फ भारत के लिए नहीं। और पैसा, लागत, स्टेल्थ तो महंगा सौदा है। हाँ, महंगा तो है। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, फिर मेंटेनेंस, रैम कोटिंग्स वगैरह को खास देखभाल चाहिए। सरकार को बजट बैलेंस करना होगा, पर तर्क ये भी है कि ऐसे सिस्टम लंबे समय में ज्यादा असरदार और किफायती हो सकते हैं। भविष्य की बात करें, लेख कहता है एयरफोर्स और नेवी दोनों इंटरेस्टेड हैं। तो क्या अलग अलग वर्जन बनेंगे और कब तक आ सकता है ये? हाँ, नेवी को शायद एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाला वर्जन चाहिए होगा, तो उसमें मजबूत लैंडिंग गियर, शायद फोल्डिंग विंग्स, ऐसी जरूरतें होंगी। और टाइमलाइन 5-7 साल लिखा है। वो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लगता है अगर हम अपने पुराने डिफेंस प्रोजेक्ट्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। स्विफ्ट के बाद फुल स्केल प्रोटोटाइप, फिर उसकी टेस्टिंग, हथियार लगाना, फिर प्रोडक्शन, ये लंबी प्रोसेस है। तो दशक के अंत तक शायद। हाँ, शायद इस दशक के आखिर तक या अगले दशक की शुरुआत में, अगर सब ठीक रहा, कोई बड़ी रुकावट नहीं आई तो ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जैसा है। बिल्कुल। घातक की कामयाबी सिर्फ डीआरडीओ या एडीई की नहीं होगी, इसमें बहुत सारी लैब्स, एचएएल जैसी सरकारी कंपनियां और प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होगा। ये भारत में एरोस्पेस रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बूस्ट देगा और इसका महत्व सिर्फ लड़ाई तक नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंट भी बनेगा। मतलब ऐसा हथियार होना ही दुश्मन को कुछ भी करने से पहले सोचने पर मजबूर करेगा। ये भारत की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा। तो हमने अवधेश राणा के लेख के आधार पर घातक यूसीएवी प्रोजेक्ट को काफी गहराई से समझा। ये साफ है कि ये सिर्फ एक एडवांस ड्रोन नहीं है, ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश है। हाँ। स्टेल्थ, ऑटोनॉमी, सटीक हमला करने की क्षमता, और वो भी स्वदेशी, ये सब मिलकर इसे भविष्य के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। जी हाँ, ये भारत के लिए एक हाई स्टेक प्रोजेक्ट है। संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जैसा हमने बात की, चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जैसा हमने देखा, घातक जैसी एकदम नई स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनाना बहुत मुश्किल, खर्चीला और टाइम लेने वाला काम है। इसमें कामयाबी भी मिलती है, नाकामयाबी और देरी भी हो सकती है। तो सोचिए, इस तरह के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की कामयाबी या नाकामयाबी सिर्फ भारत की मिलिट्री ताकत या रणनीति को ही नहीं, बल्कि दुनिया में उसकी तकनीकी इमेज, उसके आत्मनिर्भर बनने के दावे की सच्चाई और इस पूरे रीजन में पावर बैलेंस को किस तरह से बदल सकती है, इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं।